एक सक्सेसफुल टीम किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन तो एक फैन टू फैन वेरी करती है। तो चलो मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन देता हूँ जिससे आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग एग्री करेंगे। एक सक्सेसफुल टीम इन 3 पैरामीटर से डिफाइन की जा सकती है। पैरामीटर नंबर 1 कंसिस्टेंसी, मतलब वो टीम पिछले 3 सीजन में से कम 2 सीजन में टॉप 5 में फिनिश करती हुई होनी चाहिए। पैरामीटर नंबर 2 आईपीएल टाइटल, उस टीम के पास 2 या उससे ज़्यादा आईपीएल टाइटल होने चाहिए। और पैरामीटर नंबर 3 जो कि मेरे हिसाब से सबसे मेन है कि वो टीम सिर्फ आईपीएल क्रिकेट में ही नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी अपने प्लेयर्स के थ्रू अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देती होनी चाहिए। ये तो पैरामीटर्स हो गए सक्सेसफुल टीम के। व्हाट अबाउट अनसक्सेसफुल टीम? एक अनसक्सेसफुल टीम किसे कहते हैं? सिंपल, जो टीम सक्सेसफुल टीम के क्राइटेरिया को मैच नहीं करती वो अनसक्सेसफुल टीम, राइट? बिल्कुल नहीं। ऐसी टीम को तो हम एक बैलेंस टीम कहेंगे ना। एक अनसक्सेसफुल टीम ऐसी टीम है जो कि सक्सेसफुल टीम के बिल्कुल ही रिवर्स हो, यानी उसने एक भी आईपीएल टाइटल नहीं जीता हो, उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट टीम में ना के बराबर हो, और आईपीएल के सीजन्स में वो हमेशा आपको बॉटम में ही दिखती है। दिल्ली वो 3 टीमों में से है जो कभी भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती, यानी दिल्ली कैपिटल्स इज ए ट्रॉफीलेस। लेकिन आपको पता है कि उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन उसकी खुद की मैनेजमेंट ही है। लेकिन क्यों कोई मैनेजमेंट चाहेगी कि उसकी ही टीम कोई ट्रॉफी ना जीते? आइए इस वीडियो में समझते हैं। Invest a lot more in bowling and invest a lot more in finishers. Like, not when I say finishers, I mean invest a lot more in your middle order batters and like sustain those players for a long time. Exercise faith. They don't exercise security. आगे जो हमने डिस्कस किए थे वो एक सक्सेसफुल टीम और एक अनसक्सेसफुल टीम के पैरामीटर्स थे। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं वो रीजंस हैं जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स इतनी बुरी हालत में फंस चुकी है। रीजन नंबर 1, नेवर गॉट ए कंसिस्टेंट कैप्टन। दिल्ली उन 8 टीमों में से है जो कि आईपीएल की स्टार्टिंग से खेल रही है और टिल डेट 13 कैप्टन्स बदल चुकी है। 16 सीजन में 13 कैप्टन्स बदलना, यानी हर एक सीजन में एक नया कैप्टन। अगर हम रेफरेंस के लिए आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम सीएसके और एमआई से कंपेयर करें तो सीएसके ने सिर्फ 3 कैप्टन्स और एमआई ने 7 कैप्टन्स चेंज किए हैं। और यही नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने ही एज ए कैप्टन 50+ मैचेस में लीड किया है। कैन यू बिलीव इट? 16 सीजन में सिर्फ एक कैप्टन जिसने 50+ मैचेस में दिल्ली को लीड किया हो। अनबिलीवेबल। अगर हम फिर से रेफरेंस के लिए सीएसके और एमआई से कंपेयर करें तो सीएसके के लिए एमएसडी ने 263 मैचेस 200। तो अगेन अगर हम रेफरेंस के लिए सीएसके और एमआई से कंपेयर करें तो एमएसडी ने सीएसके के लिए एज ए कैप्टन 235 मैचेस और रोहित शर्मा ने एमआई के लिए 163 मैचेस में एमआई के लिए लीड किया है। मतलब 2013 के बाद उनको एक ऐसा कैप्टन भी नहीं मिला जिसने दिल्ली के लिए 50+ मैचेस खेली हो। तो देखो ये नंबर्स देख के एक बात तो क्लियर है कि मैनेजमेंट कैप्टनसी एक्सपेरिमेंट बहुत करती है। जैसे 2014 में अपने ही फर्स्ट कैप्टन वीरूपाजी को रिटेन ना करके उन्होंने नए प्लेयर केविन पीटरसन को ही कैप्टन बना दिया, और वो डिसीजन इतना भारी पड़ा कि दिल्ली को अंडर पीटरसन 11 में से 10 मैचेस में हार झेलनी पड़ी। उसी सीजन में दिनेश कार्तिक ने दिल्ली को 6 मैचेस में लीड किया था जिसमें 4 हार शामिल थी। और ये एक्सपेरिमेंट यही खत्म नहीं होता, उन्होंने अगले ही सीजन जेपी ड्यूमिनी को कैप्टन बनाया और उनके अंडर दिल्ली को 16 में से 9 हार झेलनी पड़ी। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट को अपनी भूल का कहीं ना कहीं एहसास हुआ और उन्होंने कैप्टन्स को टाइम देना जरूरी समझा। जहीर खान और श्रेयस अय्यर वीरूपाजी के बाद ऐसे 2 कैप्टन रहे जिनको दिल्ली के मैनेजमेंट ने काफी टाइम दिया। सीधा श्रेयस अय्यर पर आते हैं। श्रेयस अय्यर को 2018 में दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बनाया गया था और सरप्राइजिंगली उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को पूरे 3 साल तक लीड किया। और उसी एक्सपीरियंस और ऑफ कोर्स प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के चलते दिल्ली 2020 में अपने फर्स्ट एवर आईपीएल फाइनल में थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो हार जाती है। लेकिन कम से कम उनके पास अपनी ये मिस्टेक का सॉल्यूशन तो था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले ही सीजन श्रेयस अय्यर को इंजरी आ जाती है और जब तक वो वापस आते हैं कैप्टनसी ऋषभ पंत के हाथ में आ चुकी थी, जो कि उनको पता था कि वो वापस नहीं आने वाली थी। इसलिए श्रेयस अय्यर ने मैनेजमेंट को अगले सीजन खुद को रिटर्न करने से ही मना कर दिया। लेकिन उसके अगले ही सीजन यानी 2023 को पंत का एक्सीडेंट हो जाता है और दिल्ली को कैप्टन बदलना पड़ता है। अब चाहे वो इंजरीज हो, मैनेजमेंट की लापरवाही या एक्सपेरिमेंटेशन, दिल्ली फिर से न्यू सीजन न्यू कैप्टन वाले फेस में आ चुकी। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो तो उनकी मैनेजमेंट ही जाने। हमारा मकसद इस वीडियो का सिर्फ रीजन जानना है। तो वी आर हेडिंग टू रीजन नंबर 2, हाइप ऑफ वीक प्लेयर्स। गौतम गंभीर, टीएम दिलशान, एबी डिविलियर्स, वीरेंद्र सहवाग और ग्लेन मैकग्रेथ, इन बड़े नामों की वजह से ही दिल्ली डेयरडेविल्स पहले 2 सीजन में ही 2 बार लगातार सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करती है। लेकिन मैनेजमेंट 2011 के ऑक्शन में सिर्फ वीरेंद्र सहवाग को ही रिटेन करती है और बड़े प्लेयर्स जैसे कि डेविड वार्नर, जेम्स होप्स और कई यंग इंडियंस को खरीदती है। वीरूपाजी के अंडर 2012 का ये साल दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी गुना बढ़ जाती है।
क्योंकि वो उसी साल टेबल के टॉप पे फिनिश करती है। लेकिन क्या आपको पता है, दिल्ली के लिए बड़े प्लेयर्स की वजह से ही ये सीजन उनका बेस्ट परफॉर्मिंग सीजन बन जाता है और दिल्ली के लिए यही सीजन बड़े प्लेयर्स की लालच में अभी तक बेस्ट परफॉर्मिंग सीजन बना हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि दिल्ली अब सिर्फ बड़े प्लेयर्स को खरीदना चाहती है और उनके कैप्टन्स भी कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने बड़े प्लेयर्स जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर, रसेल और मोर्ने मॉर्कल, इन बड़े प्लेयर्स को रिटेन ही नहीं किया और इंस्टेड केविन पीटरसन, दिनेश कार्तिक और मुरली विजय जैसे प्लेयर्स को भारी खर्चा करके खरीदा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सीजन उनके लिए इन तीनों में से कोई भी प्लेयर नहीं चला। दिल्ली फिर से 2015 के ऑक्शन में भारी खर्चा करके युवराज सिंह और एंजेलो मैथ्यूज जैसे प्लेयर्स को खरीदती है और उस साल तो हालात और बदतर। दिल्ली सीधा 7th पोजीशन पर पटकी जाती। दिल्ली की इन बड़े प्लेयर्स की हाइप की वजह से उनका बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट बहुत सफ़र किया है। देखो, ये दिल्ली की काफ़ी पुरानी आदत है। दिल्ली हर सीज़न में यही करती थी, जो प्लेयर ना चले उसको बाहर का रास्ता और हर सीज़न के ऑक्शन में बड़े प्लेयर्स पर भारी खर्चा। ऐसे सिनेरियो में या तो आपके पास टेबल टॉपर आईपीएल टीम होगी या फिर वर्स्ट परफॉर्मिंग हाइप्ड प्लेयर्स, जिससे अच्छा तो अपने बेस प्राइस वाले यंगस्टर भी खेल लेते हैं। ऑल्सो दिल्ली इंडिया के लिए कंट्रीब्यूटिंग प्लेयर्स को ढूंढने में या ऐसे प्लेयर्स को बैक करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं रही है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, रॉबिन उथप्पा ने ही जियो सिनेमा में रिसेंटली स्टेटमेंट दी है। जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, प्राइमरली 2 रीज़न की वजह से ही दिल्ली ट्रॉफीलेस है और वो 2 रीज़न ही सारे परेशानियों की जड़ है। वो परेशानियाँ जैसे लैक ऑफ स्पिनर्स एंड ऑलराउंडर। दिल्ली को ओवर द टाइम काफ़ी फाइन ऑलराउंडर्स मिले, जैसे कि डैनियल वेटोरी, मोइसेस हेनरिक्स, इरफान पठान, आंद्रे रसेल, एल्बी मॉर्कल एंड एंजेलो मैथ्यूज। लेकिन उनमें से सिर्फ आंद्रे रसेल और एल्बी मॉर्कल ही इफेक्टिव साबित हुए और वो ओवर द टाइम चले भी गए। दिल्ली को कभी अमित मिश्रा के अलावा अच्छा स्पिनर मिला ही नहीं। और अगर आप देखो तो मिश्रा जी के भी कोई इतने खास नंबर नहीं है। ऑल्सो दिल्ली कैपिटल्स ने इमरान ताहिर और संदीप लामिछाने जैसे स्पिनर्स को भी खरीदा, लेकिन वो भी ज़्यादातर देर फ्रेंचाइज में टिक नहीं पाए। सिर्फ अक्षर पटेल और आर अश्विन ऐसे 2 स्पिनर रहे जिन्होंने दिल्ली के लिए बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया है। बेटर रिजल्ट जैसे इन 2019 और 2020, बट दिल्ली 2019 में सेमीफाइनल और 2020 में फाइनल हार गई थी। देखो, सेमीफाइनल और फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है, जिससे ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की जरूरत रहती है। उसके भी बहुत अलग अलग रीजंस है। अगर आपको वो रीजंस भी जानने हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो एट द एंड मैनेजमेंट ही दिल्ली की ये हालत का जिम्मेदार है। कोई भी प्लेयर या कैप्टन एक सीजन में कुछ नहीं कर सकता अगर उसके आसपास सारे फेसेस न्यू हो, क्योंकि टीम कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल और मैं आपको मिलूंगा अपने ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।